हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर अर्चना पुरोहित। लास्ट वीडियो में हमने डीएनए की स्ट्रक्चर के बारे में अध्ययन किया था। आज हम डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में जानेंगे। रेप्लिकेशन का अर्थ है कोई भी मॉलिक्यूल है उसकी एक कॉपी बनना। आप सभी ने डीएनए रेप्लिकेशन पढ़ा होगा। आज हम देखते हैं डीएनए रेप्लिकेशन कैसे होता है। सेंट्रल डॉग्मा एक टर्म है। क्या है सेंट्रल डॉग्मा के अंदर? जेनेटिक मटेरियल जो है हमेशा न्यूक्लिक एसिड होता है और उसमें भी हमेशा डीएनए होता है। एक्सेप्शन है इसके कुछ एक वायरसेस को छोड़ करके जिनमें कि जेनेटिक मटेरियल जो है वो आरएनए होता है। डीएनए जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस का स्टोर हाउस कहलाता है। इन्फॉर्मेशंस जो होती हैं वो न्यूक्लियोटाइड्स के सीक्वेंस में रहती हैं जिन्हें कि हम जेनेटिक कोड कहते हैं। ये इन्फॉर्मेशंस जो होती हैं वो कॉपी हो जाती हैं और आरएनए में ट्रांसक्राइब्ड हो जाती हैं। इन इन्फॉर्मेशंस को जिन्हें कि हम जेनेटिक कोड कहते हैं, इनके अंदर एमिनो एसिड्स के विशिष्ट क्रम या सीक्वेंस पाए जाते हैं। ये आरएनए क्या करता है? प्रोटीन्स का संश्लेषण करता है। इन प्रोटीन्स में एमिनो एसिड्स के स्पेसिफिक सीक्वेंस पाए जाते हैं। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। 1956 में फ्रांसिस क्रिक ने जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस के फ्लो के लिए एक मेथड दिया था जिसको कि हमने नाम दिया है सेंट्रल डॉग्मा। सेंट्रल डॉग्मा के अंदर आप देखेंगे डीएनए से डीएनए, डीएनए से आरएनए एंड आरएनए से प्रोटीन। तो डीएनए से जब डीएनए बनता है तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेप्लिकेशन। डीएनए से आरएनए बनता है उसको बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन एंड आरएनए से यदि प्रोटीन्स का फॉर्मेशन होता है तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। यहाँ पर आप देखोगे डीएनए से जहाँ आरएनए बन रहा है सिंगल एरो है, आरएनए से प्रोटीन्स बन रहा है सिंगल एरो है। यूनिडायरेक्शनल होता है क्योंकि कभी भी प्रोटीन्स जो होती हैं वो आरएनए के लिए टेम्पलेट का काम नहीं करती हैं। लेकिन डीएनए से डीएनए में आपने डबल साइडेड एरो आपको दिख रहा होगा। इसका मतलब है डीएनए से डीएनए बन रहा है रेप्लिकेशन, और यहाँ डीएनए से आरएनए बन रहा है वो है ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, ये रेप्लिकेशन तो दोनों फॉर्म में हो गया। अब डीएनए से आरएनए जो बन रहा है ट्रांसक्रिप्शन, और कभी कभी आरएनए क्या होता है ये भी एक डीएनए के लिए टेम्पलेट का काम करता है। तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन में भी हो सकता है कुछ एक वायरसेस के अंदर। फॉर एग्जांपल आरएनए वायरसेस जिनमें कि जेनेटिक मटेरियल के रूप में आरएनए पाया जाता है, वहाँ पर आरएनए टेम्पलेट का काम करता है और आरएनए से डीएनए फॉर्मेशन होता है। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। अब बात करते हैं हम डीएनए रेप्लिकेशन की। जेनेटिक इन्फॉर्मेशंस जो होती हैं वो डीएनए मॉलिक्यूल में या डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होती हैं, जो कि एक सेल से दूसरी सेल में माइटोसिस के समय पेरेंट से प्रोजेनी में जाती हैं। डीएनए मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो कॉइल्ड और ट्विस्टेड होते हैं। ये डीएनए रेप्लिकेशंस जो होते हैं इनमें अनेक रिस्ट्रिक्शंस पाई जाती हैं। डीएनए मॉलिक्यूल जो होता है उसको सबसे पहले अनकॉइल होना पड़ता है जिससे कि दोनों स्ट्रैंड्स जो होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं और रेप्लिकेशन प्रोसेस जो है वो स्टार्ट हो जाता है। बेसिक फीचर्स क्या हैं डीएनए रेप्लिकेशन के? सभी जेनेटिकल रेलेवेंट इन्फॉर्मेशंस जो होती हैं वो डीएनए मॉलिक्यूल में बेसिस के सीक्वेंस में उपस्थित होती हैं दोनों स्ट्रैंड्स पर। इसीलिए रेप्लिकेशन में मेन रोल क्या है? डुप्लीकेटिंग द बेस सीक्वेंस ऑफ पेरेंट डीएनए मॉलिक्यूल। जो पेरेंटल डीएनए मॉलिक्यूल है उसके बेस सीक्वेंस जो है उनका डुप्लीकेशन कर देते हैं तो रेप्लिकेशन हो जाएगा। दोनों स्ट्रैंड्स जो होते हैं उनमें कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग पाई जाती है। एक स्ट्रैंड का एडेनिन जो होता है वो ऑपोजिट स्ट्रैंड के थाइमिन से, और ग्वानिन जो होता है वो साइटोसिन से जुड़ता है। आपको याद होगा अभी एडेनिन जो है वो थाइमिन से डबल बॉन्ड के द्वारा और ग्वानिन जो है वो साइटोसिन से ट्रिपल बॉन्ड के द्वारा जुड़ता है। ये हम पहले भी देख चुके हैं। डीएनए के अंदर जितनी मात्रा में एडेनिन उपस्थित होता है उतना ही थाइमिन होता है, और जितना ग्वानिन उपस्थित होता है उतना ही साइटोसिन उपस्थित होता है। दोनों स्ट्रैंड्स जो होते हैं वो खुल जाते हैं, परमानेंटली सेपरेट हो जाते हैं एक दूसरे से। प्रत्येक स्ट्रैंड जो होता है वो नए कॉम्प्लीमेंट्री डॉटर स्ट्रैंड के लिए एक टेम्पलेट का कार्य करता है।
पेरेंट्स या ओल्ड स्ट्रैंड का बेस सीक्वेंस जो होता है वो नए या डॉटर स्ट्रैंड के बेस सीक्वेंस को डायरेक्ट करता है, निर्देशित करता है। यदि वहाँ पर पेरेंटल डीएनए में एडेनिन उपस्थित होता है तो कॉम्प्लीमेंट्री के अंदर थाइमिन जुड़ेगा। सिमिलरली यदि साइटोसिन उपस्थित है पेरेंटल स्ट्रैंड में तो कॉम्प्लीमेंट्री या डॉटर स्ट्रैंड में क्या जुड़ेगा, ग्वानिन जुड़ेगा। जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की इंटीग्रिटी को मेंटेन करना जो है वो रेप्लिकेशन का मेन फीचर होता है। मैकेनिज्म ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, बेसिकली डीएनए रेप्लिकेशन के अंदर 3 स्टेप्स होते हैं: इनिशिएशन, एलोंगेशन एंड टर्मिनेशन। डीएनए रेप्लिकेशन की जो मैकेनिज्म है इसको वॉटसन एंड क्रिक ने दिया था। 3 मैकेनिज्म है इसमें। फर्स्ट है इनिशिएशन। इनिशिएशन के अंदर रेप्लिकेशन का ओरिजिन होता है। डीएनए संश्लेषण के पहले दोनों पेरेंटल स्ट्रैंड्स जो होते हैं वो अनवाइंड हो जाते हैं, खुल जाते हैं और परमानेंटली एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं, इसीलिए अब ये सिंगल स्ट्रैंडेड स्टेट में होते हैं। न्यू डॉटर स्ट्रैंड्स जो होता है उसका संश्लेषण होने के लिए रेप्लिकेशन फोर्क पर इनिशिएशन होता है। इनफैक्ट अनेक स्टार्ट साइट्स होती हैं, कई सारी जगहों पर डीएनए रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है। नेक्स्ट स्टेप है एलोंगेशन। एलोंगेशन के अंदर क्या होगा, फर्स्ट इनिशिएशन स्टार्ट हो गया, अब नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड्स जो होते हैं वो आकर के जुड़ते जाते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स कौन से जुड़ेंगे, डी CTP, डी GTP, डी ATP एंड डी TTP। न्यूक्लियोटाइड्स हमेशा जो होंगे वो ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में जुड़ेंगे। डीऑक्सी ग्वानिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सीसाइटोसिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सीएडेनिन ट्राइफॉस्फेट, डीऑक्सीथाइमिन ट्राइफॉस्फेट। मोनोन्यूक्लियोटाइड्स की फॉर्म में नहीं जुड़ते हैं, ट्राइन्यूक्लियोटाइड्स ही जुड़ते हैं। डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो होता है वो इसमें सहायता करता है। एंड टर्मिनेशन, लास्ट में टर्मिनेशन रिएक्शन होती है। डुप्लीकेटेड डीएनए मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन का पर्पस क्या है, 2 नए डॉटर डीएनए स्ट्रैंड्स बनाना जो कि पेरेंटल डीएनए के आइडेंटिकल होते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो सेमी कंजर्वेटिव होता है। वॉटसन एंड क्रिक के मॉडल ने सजेस्ट किया था कि डीएनए रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है। इसके अकॉर्डिंग हाफ डीएनए जो होता है वो कंजर्व रखा जाता है, केवल एक नया स्ट्रैंड जो होता है वो सिंथेसाइज होता है और दूसरा स्ट्रैंड जो है वो ओरिजिनल डीएनए स्ट्रैंड होता है जो कि टेम्पलेट का कार्य करता है। प्रत्येक पेरेंटल डीएनए स्ट्रैंड टेम्पलेट का कार्य करता है और एक नई कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड का फॉर्मेशन करता है। नया स्ट्रैंड जो होता है वो पेरेंटल टेम्पलेट स्ट्रैंड से हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है। प्रत्येक स्ट्रैंड में ईच ऑफ दीज स्ट्रैंड्स ऑफ द डबल हेलिक्स कंटेन 1 ओरिजिनल। ये जो डबल हेलिकल चेन होती है इसके अंदर एक ओरिजिनल पेरेंटल स्ट्रैंड होता है और एक न्यूली फॉर्म्ड स्ट्रैंड होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं, वॉटसन एंड क्रिक ने कहा था कि डीएनए जो है उसका रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है, तो इसको प्रूव करने के लिए मिज़ेल्सन एंड स्टॉल ने एक एक्सपेरिमेंट किया था। तो वो क्या एक्सपेरिमेंट था, मैथ्यू मिज़ेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टॉल ने प्रूव कर दिया एक्सपेरिमेंट के द्वारा कि पेरेंटल स्ट्रैंड जो होती है हेलिक्स की वो दोनों डॉटर मॉलिक्यूल्स के बीच में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। उसने एक हैवी आइसोटोप बनाया था N15 और उसे पेरेंटल स्ट्रैंड में लेबल कर दिया। क्या किया उसके लिए, उसने इकोलाई लिया। इकोलाई को एक ऐसे मीडियम में ग्रो किया उसने जिसमें कि 15N के द्वारा लेबल किया गया NH4Cl पाया जाता है। इस प्रकार डीएनए मॉलिक्यूल के दोनों स्ट्रैंड्स जो होते हैं उनमें रेडियो एक्टिव हैवी आइसोटोप लेबल हो जाता है, उपस्थित हो जाता है। किस फॉर्म में, प्यूरिन एंड पिरिमिडिन की फॉर्म में। वहाँ पर प्यूरिन और पिरिमिडिन में जो नाइट्रोजन होएगा, अब उस नाइट्रोजन में क्या प्रेजेंट है, हैवी आइसोटोप N15 उपस्थित होता है। इसीलिए दोनों स्ट्रैंड्स जो होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, हैवी या HH डीएनए कहते हैं। अब इस बैक्टीरिया को ऐसे मीडियम में ट्रांसफ़र कर दिया जाता है जिसमें कि नॉन रिएक्टिव नाइट्रोजन उपस्थित होता है जो कि लाइट मीडियम का होता है। ये देखा गया कि जब पहला सेल डिवीज़न होता है तो डॉटर मॉलिक्यूल जो होगा उसमें एक N15 स्ट्रैंड और दूसरा N14 स्ट्रैंड होता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये हाइब्रिड मॉलिक्यूल होता है जिसमें एक हैवी और एक लाइट होता है जिसको हम HL से शो करते हैं। सेकेंड सेल डिवीज़न के बाद आउट ऑफ 4 मॉलिक्यूल्स, दोनों या चारों मॉलिक्यूल्स के अंदर 2 डीएनए मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनमें
लाइट नाइट्रोजन मॉलिक्यूल पाया जाता है, क्योंकि अब उनका मीडियम क्या है, लाइट का ही है। तो जो नेक्स्ट एक एक चेन जो होंगी लाइट वाली, उन पर तो लाइट वापस से ग्रो कर जाएगा, और एक हमारी हैवी चेन जो है जो पेरेंटल से चली रही है उस पर वापस से एक लाइट चेन ग्रो कर जाएगी। तो दो तो हाइब्रिड बनेंगे, जैसे कि आपको यहाँ डायग्राम में दिख रहा है। देखो फर्स्ट ऊपर ही ऊपर जो है 15 अनलेबल्ड जो पेरेंटल स्ट्रैंड है, ठीक है। ये तो हमने, ये जो पेरेंटल स्ट्रैंड है किस में है, 15 NH4Cl जिसका हैवी मीडियम है, उसमें कंटेन किया गया है इसको। अब इसको हमने 14 में डाल दिया। 14 में डालने के बाद फर्स्ट सेल डिवीज़न हुआ, तो एक तो हैवी हो गया और एक लाइट हो गया जो 14 वाला है, ठीक है। अब इसका सेकंड सेल डिवीज़न हुआ, तो ये ब्लैक जो है हैवी वाला है वो अलग होएगा, लाइट अलग होएगा, फिर लाइट अलग होएगा और हैवी अलग होएगा। अब इन पर सारे के सारे क्या जुड़ेंगे, वापस से ये लाइट वाली चेन्स जो होंगी वो आपस में आकर के इस पर जुड़ जाती हैं। तो दो चेन्स जो होती हैं वो तो लाइट DNA मॉलिक्यूल की बन जाती हैं, और दो चेन्स जो होती हैं वो हाइब्रिड DNA मॉलिक्यूल्स की बन जाती हैं। इस तरह से इसके द्वारा ये प्रूव किया गया कि DNA रेप्लिकेशन जो है वो सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस होता है। आज हम यहीं तक देखते हैं। नेक्स्ट हम एंजाइम्स, पॉलीमराइजेशन और प्रोसेस जो है वो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू। यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।